हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जैक ये 11th की जो एग्ज़ाम होने वाली है इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं कुछ हमारे पास अभी 4 चैप्टर हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चौथा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड 5 है हमारा सेल साइकिल एंड सेल। ये 5 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए एक एक करके हम बात करते जाते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। कहता है कि कौन सा वो टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे, कौन से वो टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे विदाउट सॉइल, एब्सेंस ऑफ सॉइल में। ये टेक्निक हमारा क्या कहलाता है? तो देखिए प्लांट्स को अगर हम एब्सेंस ऑफ सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो ये टेक्निक हमारा हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स की एक्चुअली एसेंशियलिटी क्यों हुआ, हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्यों है? तो एक प्लांट्स में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये जानने के लिए कि प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट प्लांट्स में करता क्या है, किस प्रकार का डेवलपमेंटल का कार्य करता है प्लांट्स में, है ना। वो सारी चीज़ को एसेंशियलिटी को जानने के लिए ये टेक्निक किया गया था कि प्लांट्स को विदाउट सॉइल, कि सॉइल में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ क्या किया गया कि सॉइल के एब्सेंस में प्लांट को ग्रो कराया गया, है ना। तो वो टेक्निक कहा जाता है हमारा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। तो हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग सॉइललेस कल्टीवेशन भी कहते हैं, सॉइललेस टेक्निक। सॉइललेस कहने का मतलब जिसमें, है ना, सॉइल नहीं होगा, सिर्फ एक बकेट होगा हमारा, उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं, न्यूट्रिएंट में ही प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। वो टेक्निक हमारा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहलाता है। तो पहला का जो राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोपोनिक्स। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बेस्ट डिफाइंड फंक्शंस ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। जितने सारे हरे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, इस ग्रीन प्लांट्स में मैग्नीज का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का विखंडन। दूसरा हमारा कैल्विन साइकिल, तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड चौथा है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो मैग्नीज जो हमारा एक एलिमेंट्स है, कैसा एलिमेंट्स है भैया? तो जब हम प्लांट्स की एसेंशियलिटी की बात करते हैं कि विच एलिमेंट्स आर एसेंशियल इन प्लांट, तो एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला जो ग्रुप होगा हमारा, फर्स्ट जो ग्रुप होगा वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब क्या है कि वैसा न्यूट्रिएंट जिसकी इंपॉर्टेंस या जिसकी यूटिलाइज प्लांट जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को होती है बट वो कम मात्रा में होती है, उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स यूज करता है उसको हम लोग मैक्रो कहते हैं, है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पे मैग्नीज जो हमारा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज का रोल क्या है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, वाटर का जो विखंडन होता है, H2O जो मॉलिक्यूल हमारा टूटता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, H2O मॉलिक्यूल जो टूटेगा, है ना, H2O मॉलिक्यूल जो टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसी को हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो फोटोलाइसिस तब तक नहीं होगा जब तक मैग्नीज एंड क्लोरीन, दो एलिमेंट्स याद रखना है, एक हमारा एमेंट मतलब मैग्नीज, एक हमारा क्लोरीन, है ना, ये दो एलिमेंट्स एसेंशियल है फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो अभी मैं बात कर रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियलिटी के आधार पे बांटा गया है प्लांट्स में, है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में टोटल हमारा 8 न्यूट्रिएंट्स आता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करें प्लांट में तो टोटल हमारा 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स में हम एलिमेंट्स की बात करेंगे एसेंशियलिटी के आधार पे, तो टोटल प्लांट्स में हमारा 17 एसेंशियल एलिमेंट आएगा, जिसमें से 9 एलिमेंट्स जो होता है वो मैक्रो होगा, एंड 8 एलिमेंट जो होता है वो माइक्रो, है ना।
9 जो मैक्रो मैक्रो है इसमें क्या आता है, तो मैक्रो में सबसे पहले होगा हमारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हुआ हमारा मैग्नीशियम Mg। ये जो 9 एलिमेंट्स है इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखते हैं, है ना। क्या क्या फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसका यूटिलाइज प्लांट ज़्यादा मात्रा में करता है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत 8 एलिमेंट्स नहीं आएगा। 8 एलिमेंट्स में क्या क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा 8 एलिमेंट्स आएगा। क्या क्या, तो सबसे पहला होता है हमारा क्लोरीन, एक होगा, है ना, बोरोन होगा, एक होगा तुम्हारा मैग्नीज, Mn, जिंक होता है Zn, आयरन होता है, मॉलिब्डेनम होता है ना। इसके बाद तुम्हारा निकेल होगा, निकेल भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत में आता है। क्लोरीन है, बोरोन है ना, इसके अलावा कॉपर, Cu, कॉपर, ये सारे जो होंगे वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अगर एग्जाम में आता है सेलेक्ट करने के लिए या ग्रुप में देता है कि कौन सा एलिमेंट्स हमारा माइक्रो है या मैक्रो है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं हमारा माइक्रो के अंतर्गत आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना। और ये जो हमारा 8 एलिमेंट्स होगा ये हमारा माइक्रो है। माइक्रो में क्या क्या होगा, तो क्लोरीन होगा, है ना, बोरोन होता है, इसके अलावा मैग्नीज है, जिंक है, आयरन है, मॉलिब्डेनम, निकेल एंड कॉपर। ये जितने सारे हैं ये सारे को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि सेलेक्ट करना है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, मैग्नीज है ना, मॉलिब्डेनम है, जिंक है। दूसरा में कहता है कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो हमारा माइक्रो होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये भी हमारा माइक्रो में आता है, माइक्रो में। एंड मैग्नीज है ना, पोटेशियम एंड सल्फर। मैग्नीज Mn तो हमारा माइक्रो है, बट पोटेशियम एंड सल्फर इज अ मैक्रो, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, है ना। मैग्नीज होगा, मॉलिब्डेनम होगा एंड जिंक होगा, ये तीनों जो होगा हमारे किस में आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच इज बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा एक बढ़िया, है ना, मतलब कौन सा एक बेस्ट ये फिजिक्स है सेल का जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर को आप बेहतर काउंट कर सकते हैं एंड उसकी स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा, प्रोफेज दिया हुआ है ए नंबर में, बी नंबर में दिया हुआ है मेटाफेज, है ना, सी नंबर में दिया हुआ है एनाफेज एंड डी नंबर में दिया हुआ है टेलोफेज। ठीक, तो प्रोफेज में तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की पूरी तरह से क्रोमैटिन मेटल पूरी तरह से कंडेंस नहीं हो पाता है एंड क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं आएगा। मेटाफेज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज एक वो अवस्था होता है सेल डिवीजन का जिसमें क्रोमैटिन मेटेरियल पूरी तरह से कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद एक क्रोमोसोम के शेप में आएगा। तो क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम का शेप जो होगा किस तरह से होगा, इस शेप में, है ना। कि क्रोमोसोम में क्या होता है, बीच में सेंट्रोमियर होगा हमारा, बीच वाले को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो 4 विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस विंग लाइक स्ट्रक्चर, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। दिस इज द क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स की संख्या 4 होती है। इसी क्रोमैटिड्स के अंदर में हमारा क्रोमोनेमा भी होगा, क्रोमोनेमा डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होगा, चारों क्रोमैटिड्स के अंदर होता है ना डीएनए। तो ये शेप को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये शेप का क्रोमोसोम जो होगा वो विजिबल किस स्टेज में होता है, क्लियरली विजुअलाइज किस में होता है, ये आपको दिखेगा, है ना, मेटाफेज में। किसमें दिखेगा, मेटाफेज में। मेटाफेज वो एक स्टेज है सेल डिवीजन का जिसमें क्रोमोसोम क्लियर दिखाई देता है ना, और आसानी से हम क्रोमोसोम्स की संख्या को, क्रोमोसोम्स की नंबर को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इन अ सेल ऑफ रूट टिप फॉर फॉर्मेशन ऑफ 120 सेल्स इज। कहता है कि 128 सेल्स बनने के लिए
है ना 128 सेल्स डिवाइड बनने के लिए, है ना, कितनी बार माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी एक सेल में, है ना। तो किस तरह के सेल में, तो रूट टिप में, एक प्लांट का रूट टिप है, उस रूट टिप में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और माइटोटिक डिवीजन होकर 128 सेल बन रहा है, टोटल 128 सेल बन रहा है। तो 128 सेल बनने के लिए कितनी बार माइटोटिक डिवीजन करना होगा रूट सेल के टिप को, रूट, है ना, रूट टिप को। तो देखिए आपको पता ही होगा कि माइटोटिक डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सेल जो होगा वो डिवाइड करता है ना, और दो सेल बनाता है। एक पैरेंटल सेल की डिवीजन होती है और दो डॉटर सेल बनते हैं, है ना। बट एक पैरेंटल सेल डिवाइड करके जब दो डॉटर सेल बनाता है, दो डॉटर सेल, तो इन दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं होता है, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर वही होगा जो हमारा पैरेंटल सेल में होता है। जैसे ये सेल में अगर हमारा 12 नंबर में अगर क्रोमोसोम है, ये पैरेंटल सेल डिवाइड करके जब दो सेल बनाएगा, दो डॉटर सेल, तो इन दोनों में भी क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोटिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, तो यहाँ बोला गया कि 128 सेल होने के लिए कितनी बार होना चाहिए। तो पहला में, है ना, फर्स्ट डिवीजन में अगर दो सेल बन रहा है तो दूसरा में 4 बनेगा, तीसरा में 8 बनेगा, पांचवा में 16 बनेगा, है ना। इस तरह से देखोगे 7 टाइम्स जब एक सेल, है ना, एक सेल 7 टाइम्स डिवाइड करेगा तो टोटल 128 सेल बनाएगा। एक सेल की 7 टाइम्स डिवीजन होगी तो टोटल कितना सेल बनेगा, है ना, 128 सेल। देखिए इससे पहला डिवीजन हुआ, मान लो ये सेल डिवाइड किया तो दो सेल बनाया, दो सेल, इन दोनों का डिवीजन होगा तो एक सेल डिवाइड करके दो, ना, कितना बनेगा, टोटल 4 बनेगा, 4 से 4 का डिवीजन होगा 8, 8 का डिवीजन होगा 16, 16 से 64, है ना, 64 से 128, तो कितना बार डिवाइड होगा, है ना। यहाँ काउंट कीजिएगा तो आपको 7 टाइम्स आएगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा, है ना, वो 7 टाइम्स की एक मतलब एक सेल जो है रूट टिप का सेल 7 टाइम्स डिवाइड करेगा तो टोटल कितना सेल बनेगा, 128 सेल। क्योंकि आपको पता है कि एक सेल माइटोटिक डिवीजन जब करता है तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए, म्यूसिस हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्टेड, है ना। पहला ऑप्शन है कि जेनेटिकली सिमिलर डॉटर, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 डॉटर सेल्स, तीसरा कहता है एग एंड स्पॉन्ज, एंड डी नंबर कहता है रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे डिवीजन म्यूसिस की बात की जा रही है, म्यूसिस, और म्यूसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। म्यूसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन। देखिए रिडक्शनल डिवीजन इसलिए यहाँ बोला जाता है क्योंकि ये इसमें इस तरह के डिवीजन में एक सेल डिवाइड करता है 2 स्टेप में और टोटल 4 सेल बनाता है। एक सेल की डिवीजन होगी, है ना, और टोटल कितना सेल बनता है, 4 सेल। पहला स्टेप को हम लोग M1 कहते हैं, दूसरा स्टेप को M2 कहते हैं। तो एक्चुअली क्रोमोसोम का जो रिडक्शन है वो हमारा M1 में होता है, म्यूसिस 1 में होता है। ये सेल में अगर क्रोमोसोम हमारा 2n के फॉर्म में होगा, ये चारों सेल में क्रोमोसोम हमारा n के फॉर्म में होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम चारों में होगा। तो क्रोमोसोम यहाँ रिड्यूस कर रहा है, तो इसी म्यूसिस के दौरान एक स्टेप होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर, है ना। प्रोफेज 1 की जब हम बात करेंगे तो प्रोफेज 1 को हम लोग 5 सब फेजेज में बांटते हैं। पहला लैक्टोटेन, दूसरा है जाइगोटेन, तीसरा है पेकाइटिन, चौथा है डिप्लोटेन एंड पांचवा डाइकाइनेसिस। तो पेकाइटिन स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नल सिस्टर क्रोमैटिड के बीच डीएनए एक्सचेंज करता है, और इसी एक्सचेंजिंग प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी एक्सचेंजिंग प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो हमारा नया क्रोमोसोम बनता है वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम होता है, और उसी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स के कारण ही हमारा इवोल्यूशन होती है ना। रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स के कारण ही हम सब में इवोल्यूशन होती है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए मैच किससे कर रहा है, कहता है जेनेटिकली सिमिलर डॉटर, ये नहीं होगा। बी नंबर कहता है 4 डॉटर से, ये तो म्यूसिस के दौरान होता है बट इसमें इवोल्यूशन का कोई रोल नहीं यहाँ पे। सी नंबर कहता है एग एंड स्पर्म, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखिए ऑप्शन कहता है रिकॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्रोमोसोम्स में डीएनए हमारा एक्सचेंज हो चुका हुआ है, वैसे क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं, प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन। इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखा जाता है ना। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, कि इनमें से कौन है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन तो मैक्रो ही, नाइट्रोजन भी मैक्रो है, ऑक्सीजन भी मैक्रो है, फास्फोरस भी मैक्रो है, पोटेशियम भी मैक्रो है, सल्फर भी मैक्रो, मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे जो होंगे वो कैसा न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी कुछ दिन मैं पहले भी बात करा था कि जो टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनमें से 9 एलिमेंट्स हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से कार्बन भी था, नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, फास्फोरस भी था, पोटेशियम भी था, सल्फर एंड एक मैग्नीशियम, ये सारे को मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 8 कहता है सल्फर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, किस प्रकार के अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट हमारा सल्फर होता है। सल्फर किस अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है, तो अमीनो एसिड कहने का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड आर द रॉ मटेरियल ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, किसका भैया रॉ मटेरियल, प्रोटीन का, है ना, कि बिना अमीनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता है, इसलिए प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड, और जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वैसे अमीनो एसिड को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की संख्या होती है 20, है ना, जितने सारे हमारे बॉडी सेल में अमीनो एसिड होगा उसमें से 20 अमीनो एसिड ही पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन बनाने के लिए, इसलिए इसको हम लोग प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, जिसकी संख्या होगा हमारा 20। अब इस 20 में, है ना, अमीनो एसिड दो ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर कंटेन होता है, तो दो अमीनो एसिड क्या होता है, एक होगा हमारा सिस्टीन और दूसरा होगा हमारा मैथ्योनिन, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ हमारा डी नंबर, बोथ बी एंड सी, है ना, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि बी और सी दोनों जो होगा अमीनो एसिड दोनों में सल्फर कंटेन होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के रूप में दो अमीनो एसिड होगा, पहला अमीनो एसिड हमारा एक सिस्टीन हो गया और दूसरा अमीनो एसिड हमारा मैथ्योनिन, तो मैथ्योनिन एंड सिस्टीन दोनों अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, है ना, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन दैट इट बिकम्स, है ना, कि एक डिप्लॉयड सेल को क्या किया जाता है बच्चा, तो कॉल्चिसिन से ट्रीट किया जाता है, कि एक डिप्लॉयड सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट किया जाएगा तो ये डिप्लॉयड सेल क्या हो जाता है, डिप्लॉयड सेल है ना किस में चेंज करता है, तो कॉल्चिसिन बता दो मैं कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है ना, कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो क्या करता है, प्लॉइडी लेवल को बढ़ाता है, कि अगर हमारा क्रोमोसोम 2n के फॉर्म में है किसी प्लांट में, है ना, और ये प्लांट्स में अगर हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे इसका प्लॉइडी बढ़ के हमारा 4n हो जाएगा, मतलब जितना भी प्लॉइडी लेवल होगा हमारा प्लांट्स में वो प्लॉइडी जस्ट डबल होता है ना, तो 2n अगर हमारा डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड तो टेट्राप्लॉयड होगा, ठीक, अगर मान लो कोई प्लांट हमारा हैप्लॉयड है, ठीक ना, इसमें अगर हम कॉल्चिसिन ट्रीट करेंगे तो हैप्लॉयड से क्या होगा, डिप्लॉयड, अगर कोई हमारा प्लांट टेट्राप्लॉयड है, पहले से ऑलरेडी टेट्राप्लॉयड है और इसमें अगर हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं टेट्राप्लॉयड से क्या होगा, 8n, है ना, ऑक्टाप्लॉयड हो जाएगा। तो कॉल्चिसिन केमिकल है जो करता क्या है, तो क्रोमोसोम्स की डबलिंग करती है, प्लॉइडी लेवल को जस्ट डबल कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में अगर हम कॉल्चिसिन ट्रीट करेंगे तो डिप्लॉयड क्या हो जाएगा हमारा, टेट्राप्लॉयड, बी नंबर ऑप्शन हमारा टेट्राप्लॉयड, डिप्लॉयड से 2n से क्या हो जाएगा हमारा 4n, है ना, 2n को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं, 4n को हम लोग टेट्राप्लॉयड कहेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, splitting of centromere and hence separation of chromatids occurs during, कहता है कि सेंट्रोमियर किस अवस्था में, सेल डिवीजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर टूटता है, स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग होने के बाद क्रोमैटिड जो है वो आपस में सेपरेट कर जाता है,
आपको पता ही होगा कि जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन में क्या देखते हैं हम लोग कि जब एनाफेज आता है हमारा, एनाफेज माइटोसिस के दौरान, तो एनाफेज में क्या होगा, जैसे मान लो हमारा एक क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच वाले को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है ना, ये सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग के कारण ये दो क्रोमैटिड जो होता है वो दोनों पोलर रीजन की ओर मूव करता है एनाफेज के दौरान। तो एक तो हमारा एनाफेज में होगा। एनाफेज 1 की जब हम बात करते हैं, एनाफेज 1 की, म्योसिस ऑफ एनाफेज 1, इसमें हमारा सेंट्रोमेयर टूटता नहीं है, क्योंकि म्योसिस 1 में जब हम क्रोमोसोम्स की असेंबलिंग की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की सिचुएशन की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम वहाँ बाइवेलेंट फॉर्म में होता है। बाइवेलेंट कहने का मतलब कि दो क्रोमोसोम अभी पेयर्ड फॉर्म में होगा, एक जैसा जोड़ा के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गया हमारा, है ना, इसी क्रोमोसोम के साथ दूसरा क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होगा इस तरह से। म्योसिस के दौरान इस तरह से क्रोमोसोम होता है प्रोफेज 1 में। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है ना सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग नहीं करती, म्योसिस 1 में जो होगा सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग नहीं करेगा ड्यूरिंग एनाफेज। अब एनाफेज 2 देखेंगे, एनाफेज 2 भी करेगा। एनाफेज 1 के दौरान क्या होगा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों माइग्रेट करेगा हमारा पोलर रीजन की ओर। अब पोलर रीजन की ओर माइग्रेट करने के बाद दो डॉटर सेल बनाएगा। उन दोनों डॉटर सेल का जब है ना सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होगा, तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक क्रोमैटिड फिर से टूटेगा। 4 सेल बनने के लिए यहाँ पे क्रोमैटिड की डिवीजन होगी, स्प्लिटिंग होगी, इसलिए एनाफेज ऑफ माइटोसिस में टूटेगा एंड हमारा क्या होगा, एनाफेज ऑफ म्योसिस 2 में टूटेगा। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, बोथ ए एंड सी। ये दोनों में क्रोमैटिड है ना जो होगा वो टूटता है, मतलब सेंट्रोमेयर टूटेगा क्रोमोसोम का, और सेंट्रोमेयर टूटने के बाद क्रोमैटिड्स जो होगा वो मूव करता है टुवर्ड्स द पोलर रीजन ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है। 11 कहता है टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय, है ना, तो माइटोसिस शब्द को किसने दिया हुआ टर्म, तो फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग ने टर्म दिया हुआ किसका, माइटोसिस का। अगर यही टर्म पूछ दिया म्योसिस टर्म किसके द्वारा दिया गया है, अगर पूछ दिया म्योसिस टर्म, माइटोसिस ना आके अगर पूछ दिया है ना कि हु गिव द टर्म म्योसिस, म्योसिस टर्म को किसने दिया हुआ है, तो म्योसिस टर्म को फार्मर एंड मूरे ने, म्योसिस टर्म जो दिया गया था वो फार्मर एंड मूरे, है ना, फार्मर एंड मूरे के द्वारा जो टर्म पॉस्टुलेट किया गया था, दिया गया था, वो कौन सा टर्म, म्योसिस। बट माइटोसिस टर्म जो दिया हुआ है ए फ्लेमिंग के द्वारा, है ना, ए फ्लेमिंग के द्वारा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेक्रोसिस रिफर्स टू, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जहां आ गया, नेक्रोसिस टर्म जहां आ गया मतलब सेल डेथ। नेक्रोसिस मतलब ये होता है कि कोशिकाओं की डेथ हो जाने, कि अगर एक प्लांट के लिफ में कोशिकाएं मर जा रहा है, कोशिकाओं का डेथ हो रहा है, तो डेथ ऑफ टिश्यूज या डेथ ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस। यही अगर नेक्रोसिस के जगह पे टर्म आ गया क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस कहने का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लिफ, लिफ का पीलापन हो जाना, येलोइंग ऑफ लिफ। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण अगर हमारा लिप पीला पड़ जा रहा है, येलो कलर का हो जा रहा है, मतलब वो क्लोरोसिस होगा। बट किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण अगर सेल डेथ कर जा रहा है, लिप का टिश्यू डेथ कर रहा है, तो डेथ ऑफ टिश्यू या डेथ ऑफ सेल हमारा कहलाता है नेक्रोसिस। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। पहला कहता है इनहिबिशन इन फ्लोरिंग, नहीं, दूसरा कहता है डिले इन फ्लोरिंग, तीसरा है डेथ ऑफ टिश्यू एंड चौथा है फॉलिंग ऑफ लिप्स। तो ये होगा हमारा सी ऑप्शन, डेथ ऑफ टिश्यू। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेथ ऑफ टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 13 क्या है कि द टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सबस्टेंसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इज कॉल्ड। अगर डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन अगर एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में हो रहा है, मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहा है किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में हमारा कैरियर्स प्रोटीन है ना, कैरियर्स प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन मतलब क्या है कि कोई भी सबस्टांसेस, स्पेशली गैसेस, गैसेस मॉलिक्यूल है ना, या कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल या कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो उस प्रकार के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल अगर मूव करता है अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सेल्स की माना सेल मतलब सेल, ये सेल्स अक्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन से अक्रॉस करेगा, और अक्रॉस करने में अगर कोई प्रोटीन ग्रेडिएंट काम कर रहा है, अगर प्रोटीन कैरियर काम कर रहा है ना, जैसे पोरिन्स प्रोटीन है, पोरिन्स है, एक्वापोरिन्स है, एक्वापोरिन्स, तो ये पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स की मदद से अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने हाई कंसंट्रेशन टू अपने लो कंसंट्रेशन की ओर होता हो, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस कहता है कि मेनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, है ना, कहां से कहां होगा, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये यहाँ पे सपोज देख ले, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, H2O मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है, इधर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, तो ये मूव वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां करेगा, अपने हाई टू लो। ये हायर रीजन से, है ना, हायर रीजन से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा कहां से, लोअर रीजन में। तो हाई से हाई टू लो अगर मूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल विद एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। किसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी नंबर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल टू बैलेंस टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड, है ना, कि कौन सा प्रेशर लगता है सेल वॉल में जो टर्गर प्रेशर को बैलेंस करता है, तो वो है वॉल प्रेशर, है ना, वो है वॉल प्रेशर। क्योंकि आपको पता है कि टर्गर प्रेशर इक्वल टू ही होता है वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर। से डीपीडी आप पढ़े होंगे, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बराबर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, डीपीडी इक्वल टू, ये भी जानते होंगे आप कि टर्गर प्रेशर इक्वल टू हो जाता है हमारा वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर। इसलिए आप देयरफॉर आप लिख सकते हो डीपीडी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा प्रेशर जो है वो सेल वॉल पे लगता है जो टर्गर प्रेशर को बैलेंस करता है, तो टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, वॉल प्रेशर, कौन सा प्रेशर होगा, वॉल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल विल बी, एक फ्लैसिड सेल में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, तो फ्लैसिड सेल कहने का मतलब क्या है कि वैसा सेल, है ना, जो जिसमें वाटर कंटेंट बाहर हो चुका है, ठीक। तो सेल की कंडीशन टर्जिडिटी एंड फ्लैसिड दो कंडीशन में होता है। जैसे एक सेल हमारा, एक सेल है, ये सेल में अगर वाटर की एंट्री होती है तो वाटर का एंट्री इनसाइड द सेल होगा, इसको हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं, एंडोस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, ठीक। बट अगर सेल से वाटर हमारा बाहर होगा इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, है ना। तो एंडोस्मोसिस कब होता है, एंडोस्मोसिस कब होगा, एक्सोस्मोसिस कब होगा, तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसमें होता है हमारा एंडोस्मोसिस, है ना, मतलब बाहर का सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो इनसाइड द सेल आएगा। बट अगर एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं जहाँ का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता हो, तो वो सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, तो वाटर जो होगा वो सेल से बाहर जाएगा, तो वाटर का एग्जिट होना फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस जब होता है, वाटर कंटेंट जब यहाँ से हमारा प्रोटोप्लाज्म से बाहर होगा तो सेल क्या होता है, सूख जाता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है ये कम हो जाता है, तो सेल का प्रोटोप्लाज्म कंटेंट का कम होना ही कहलाता है फ्लैसिड, सेल का सूख जाना, फ्लैसिड हो जाना, ठीक। तो फ्लैसिड कब होता है, एंड एक्सोस्मोसिस के दौरान,
है ना। बट जब एंडोस्मोसिस होगा मतलब वाटर जब बाहर से अंदर आएगा, सॉल्यूशन से वाटर जब एंट्री मारेगा हमारा सेल में, तो ये सेल जो होता है वो फूलता है। तो सेल का फूलना, सेल की डेंसिटी बढ़ना, ठीक, सेल का प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ना, ये कहलाता है टर्जिडिटी, टर्जिड। तो सेल टर्जिड कब होगा? ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। सेल फ्लैसिड कब होगा? ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। तो वाटर पोटेंशियल का स्थिति एक फ्लैसिड सेल वॉल में क्या होता है? तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू इंडिकेट फॉर वाटर पोटेंशियल एंड ये सॉलिड पोटेंशियल। तो सॉलिड पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल के बराबर क्या होगा हमारा? सॉलिड पोटेंशियल किस प्रकार के सेल में? एक फ्लैसिड सेल में, ठीक। तो वाटर पोटेंशियल बराबर होता है क्या है? तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है प्रेशर, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, एक सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक। कभी कभी ये भी दिया जाता है वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल तो होगा ही प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी पोटेंशियल। बट ग्रेविटी बहुत जगह लिखा भी रहता है, बहुत जगह नहीं भी लिखा रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो होता है वो ड्यूरिंग वाटर पोटेंशियल के दौरान ग्रेविटी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जी मेंशन भी होगा नहीं भी होगा। बट इसका सही होगा हमारा वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई एस प्लस आई पी, है ना। प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड, प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है नेक्रोसिस मेनली अकर्स बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अभी मैं कुछ देर पहले ही बात कर रहा है नेक्रोसिस मतलब क्या होता है। तो नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस दो टर्म पे ध्यान देनी। नेक्रोसिस जहां रहा मतलब टिश्यू डेथ, सेल या टिश्यू की डेथ हो रही है तो इसको नेक्रोसिस कहते हैं। एंड अगर हमारा लिप येलो कलर का हो जा रहा है तो इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस एक्चुअली होता है किसके कारण? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी के कारण। अगर लिप में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये दोनों की अगर डेफिशिएंसी होती है एक लिप में तो लिप का टिश्यू हमारा डेथ करना स्टार्ट करता है। लिप का टिश्यू जो होता है वो डेड करना स्टार्ट करता है, और लिप का टिश्यू अगर डेड करता है तो इसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इफ डीपीडी बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना। इफ डीपीडी रिप्रेजेंट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, osmotic pressure is the osmotic pressure and TP is the turgor pressure, TP is the turgor pressure, then which of the following equation is correct, है ना। कहता है कि DPD बराबर हो गया हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक। उसके बाद OP इक्वल टू हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड TP इक्वल टू हो गया हमारा टर्गर प्रेशर। तो इसमें इक्वेशन क्या होगा? तभी कुछ देर पहले मैं बात कराया कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल टू होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक। DPD इक्वल टू OP माइनस TP होगा ऑप्शन कहीं पे। देखिए यहाँ पे सी नंबर है, DPD इक्वल टू OP माइनस TP, है ना। ये TP की जगह पे WP भी कर सकता है, क्योंकि आपको मैं बताया अभी कि टर्गर प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर बराबर वॉल प्रेशर। दोनों प्रेशर डिफरेंट है, बट DPD इक्वल टू होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, DPD इक्वल टू OP माइनस TP। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाटर मिनरल्स सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स अकर्स थ्रू। कहता है कि एक ही दिशा में जो फ्लो कर रहा है, एक मिनट, देखिए क्या कहता है कि एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या कि यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही दिशा में फ्लो करेगा। एक ही दिशा कहने का मतलब कि रूट्स जो होगा रूट टू सूट, रूट से सूट अगर, है ना, मूवमेंट हो रही है किसकी, वाटर की, मिनरल्स की एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स की या हार्मोन्स की, ये किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। जाइलम, क्योंकि जाइलम को हम लोग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। जाइलम ही होता है वाटर कंडक्टिंग प्लांट्स में वाटर का, मिनरल्स का जो मूवमेंट होगा वो जाइलम के जरिए होगा। अगर पूछता है यहाँ पे कि सुक्रोज का मूवमेंट किसके जरिए होगा, फूड्स का मूवमेंट किसके जरिए होगा, तो वो होता है हमारा फ्लोएम, है ना। फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं फूड कंडक्टिंग,
फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। ये हमारा जाइलम क्या है, तो वाटर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। तो वाटर और मिनरल्स वगैरह या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोनल वगैरह जो मूव करेगा वो जाइलम के थ्रू, बट अगर कोई फूड्स का मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स में तो वो फ्लोएम के थ्रू है ना। जाइलम फॉर जल, फ्लोएम फॉर फल, इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है कि द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज, है ना। शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लांट्स में फ्लोएम के थ्रू किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, तो शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होगा प्लांट्स में वो सुक्रोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में, सुक्रोज। यहाँ पे एक्चुअली क्या याद रखने वाली 3 बात है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में बनता भोजन क्या है, ग्लूकोज। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज। बट अगर प्लांट में ट्रांसलोकेशन करना है, भोजन की ट्रांसपोर्टिंग करनी है प्लांट के अदर पार्ट्स में, तो ये ग्लूकोज जो है वो चेंज करता है सुक्रोज में। इसमें करेगा सुक्रोज में, है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा प्लांट में, ट्रांसलोकेशन जो होगा फूड मॉलिक्यूल फूड का, वो सुक्रोज के रूप में होता है। लेकिन अगर प्लांट को स्टोर करना हुआ, प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान अगर भोजन को वो स्टोर करना चाहेगा तो फिर ये सुक्रोज चेंज करता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। तीनों अलग है, ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है एंड स्टार्च हमारा पॉलीसेक्राइड है ना। तो भोजन बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसलोकेशन होता है भोजन का प्लांट्स में सुक्रोज के फॉर्म में, एंड स्टार्च के फॉर्म में प्लांट क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है ना। तो यहाँ पे शुगर ट्रांसपोर्टेशन जो होगा प्लांट्स में वो किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज के फॉर्म में। अगर यहाँ बोलता है कि कौन सा फॉर्म में बनता है भोजन, तो ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लॉस और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ध्यान देंगे टर्म पे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन एंड टिप ऑफ लिप इज कॉल्ड। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस या एक्सक्रीशन, है ना, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है अगर प्लांट के लिप या मतलब लिप के टिप या मार्जिन से, ये क्या कहलाता है, गटेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दो टर्म पे ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए कि वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में अगर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो ये ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल का, है ना, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, इसको हम गटेशन कहते हैं, है ना। दोनों अलग अलग जगह से होगा। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमाटा के तहत होता है, स्टोमाटा के तहत, लिप में जो स्टोमाटा है, इसी स्टोमाटा से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो गैसेस के फॉर्म में या फिर वाटर वेपर के रूप में बाहर होता है ना, ट्रांसपिरेट होता है। लेकिन अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में प्लांट से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, ये कहां से करता है, हाइडाथोड से, हाइडाथोड, ये बात याद रखनी है। गटेशन जो होगा वो हाइडाथोड के माध्यम से होगा और ट्रांसपिरेशन जो होगा वो स्टोमाटा के माध्यम से होगा, ये दो बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, कहता है मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, मास फ्लो को हम लोग मुंज फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, टर्म से पकड़ लेना, मुंज फ्लो हाइपोथेसिस, मुंज फ्लो हाइपोथेसिस। ये है ना, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया हुआ था, मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना, फ्लोएम लोडिंग वगैरह में, कि फ्लोएम लोडिंग कहने का मतलब जो फूड्स का ट्रांसलोकेशन होता है, भोजन का जो ट्रांसलोकेशन होता है, तो भोजन की ट्रांसलोकेशन में एक हाइपोथेसिस दिया गया था, मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो किसके द्वारा दिया गया था, मुंज के द्वारा। इसलिए इस हाइपोथेसिस का नाम जो है वो मुंज फ्लो हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन स्टिमुली, है ना, साइमल्टेनियस मूव two molecules across a membrane in the same direction, the process is called।
कहता है कि एक मेम्ब्रेन है, एक सपोज करो मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन से साइमल्टेनियसली एक साथ दो मॉलिक्यूल्स अगर सेम डायरेक्शन में, दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, मान लो मॉलिक्यूल्स नंबर ए है, ये मॉलिक्यूल्स हमारा बी है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन से होते हुए सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये क्या कहलाता है? यूनिपोर्ट कहलाएगा, एंटीपोर्ट होगा, सिम्पोर्ट होगा या डिफ्यूजिव पोर्ट होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिम्पोर्ट। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो सिम्पोर्ट। अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन अगर डिफरेंट हुआ, तो मान लो कि ए मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बी मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट करता है तो एंटीपोर्ट कहेंगे इसको, एंटीपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इन टू डिफरेंट वेज, दोनों एक दूसरे का एंटी हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, उसको एंटीपोर्ट। बट एक ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगर हो रहा है तो इसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट तीनों अलग अलग है ना। सिम्पोर्ट कहने का मतलब क्या होगा? मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, है ना, वो सारा मॉलिक्यूल्स अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा मेम्ब्रेन से होते हुए, ये हमारा कहलाता है सिम्पोर्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का सिम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस टू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया इज टर्म्ड एज, है ना। कहता है कि फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन से, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर चेंज कर जा रहा है अमोनिया के रूप में NH3 के फॉर्म में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ना, कि फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन चेंज इनटू अमोनिया या फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्स इनटू अमोनिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है कि कभी कभी थंडरिंग होती है, तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग के दौरान भी नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया के रूप में। तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग के दौरान अगर नाइट्रोजन बदलता है अमोनिया के फॉर्म में, तो उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। ठीक, तो सिंपल है कि नाइट्रोजन का अगर बदल जा रहा है, नाइट्रोजन चेंज कर रहा है अमोनिया के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से बदलता है, जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट में होता है, रूट नोड्यूल्स में होता है। रूट नोड्यूल्स किसका? रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स का। जितने सारे दलहन देखते हो आप, ये दलहन के जड़ में गांठ होती है, उसी गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना अमोनिया के फॉर्म में, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या प्लाज्मोलाइज सेल कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाय प्लेसिंग इन। एक प्लाज्मोलाइज सेल डीप्लाज्मोलाइज होगा वो कब होगा? तो प्लाज्मोलाइज कहने का मतलब होता है कि जब एक सेल का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लैसिड हो जाता है, इस तरह से सिकुड़ जाएगा, तो ऐसा सेल हमारा प्लाज्मोलाइज कहलाएगा। ये प्लाज्मोलाइज सेल को, है ना, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये प्लाज्मोलाइज का कारण क्या होता है? क्योंकि जब ये सेल को हाइपोटोनिक में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, तो सेल से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो बाहर होता है, सेल से एग्जिट करता है वाटर, प्रोटोप्लाज्म से वाटर एग्जिट करता है। तो प्रोटोप्लाज्म से जब वाटर एग्जिट करेगा, एक्सोस्मोसिस होगा, तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होगा, ये सेल को हम प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। ये प्लाज्मोलाइज फिर से डीप्लाज्मोलाइज हो, इसके लिए क्या करेंगे? तो ये सेल को हम लोग प्लेस कर देंगे कहाँ पे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस जब होगा तो पानी एंट्री मारेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जब एंट्री मारेगा तो ये जो हमारा सिकुड़ा हुआ था हमारा प्रोटोप्लाज्म, ये फिर से फ्लैसिड होगा और सेल हमारा डीप्लाज्मोलाइज्ड होगा, है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से बात करेंगे,
ना सेकेंड पार्ट में, सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।